जानबूझकर जहर मिला, पानी पी लिया। जिया देख रही थी पर उसे पता नहीं चला कि पानी में कुछ मिलाया गया है। बी हांफते हुए गिर गया, जिससे वहां भगदड़ मच गई और एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। जब मुकाबला शुरू हुआ तो दर्शक धीरे धीरे बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या ताइची डिपार्टमेंट के जीतने की कोई उम्मीद भी है। पियाओ से रहा नहीं गया और आखिरकार वो देखने चली गई, हालांकि उसने खुद से वादा किया था कि वो दूर से ही देखेगी। जैसे ही मैच शुरू हुआ, ताइची के बच्चे अपने विरोधियों से लड़ रहे थे और पियाओ ये कहे बिना नहीं रह पाई कि उनमें से एक तो ऐसे लड़ रहा था जैसे उसने कभी ताइची सीखी ही न हो। तभी वेई ठीक वक्त पर डिपार्टमेंट को हारते हुए देखने आया, चुपचाप मैच देखता रहा। जैसे ही सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं, एक आवाज आई और लड़ाई रुक गई। दो नए लड़के आगे आए, अपने एडमिशन फॉर्म दिखाए और कहा कि उन्हें भी लड़ने का हक है। वो बिंग और आर्या थे, एक बड़े ताइची परिवार से थे। बॉक्सिंग डिपार्टमेंट का लीडर टैन भी उनके अचानक आने से थोड़ा हैरान हो गया। जब उन्हें लड़ने की इजाजत मिली तो बिंग रिंग में उतर गया। मैच ज्यादा देर नहीं चला क्योंकि उसकी चालें इतनी तेज थीं कि बॉक्सिंग डिपार्टमेंट का उसका विरोधी मुश्किल से टिक पाया। पियाओ को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और उसने तुरंत उसकी चालें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, जो वेई ने देख लिया। कुछ ही देर में बिंग ने अपने विरोधी को पूरी तरह से हरा दिया और मजाक में पूछा कि क्या उनके पास बस इतना ही था। इसके साथ ही उसे विजेता घोषित कर दिया गया, जिससे ताइची डिपार्टमेंट जीत गया। दर्शक खुशी से चिल्लाने लगे, जबकि टैन का चेहरा उतर गया। बाद में पियाओ ने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो अपने दादाजी को भेजा और पूछा कि बिंग की चालें बिल्कुल वैसी ही क्यों थीं जैसी उन्होंने उसे सिखाई थीं। उसके दादाजी ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि वो दोनों एक ऐसे परिवार से हैं जो पीढ़ियों से ताइची मार्शल आर्ट के अकेले रक्षक रहे हैं और उसे उनसे दूर रहने की सलाह दी। पियाओ मान गई और फिर टैन की तरफ ध्यान दिया, जो बिंग और आर्या के पास गया था। उसने उनकी अच्छी स्किल्स की तारीफ की और कहा कि उन्हें उसके डिपार्टमेंट में शामिल हो जाना चाहिए था। आर्या खुश नहीं हुई, बोली कि अगर टैन उन्हें मजबूत मानता है तो शायद उसे अपने स्टूडेंट्स को बेहतर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि अगली बार उनका भी कोई चांस हो। फिर टैन हंसा और दूसरी बात छेड़ी। उसने बताया कि कॉलेज में एक लड़की है जिसने ताइची में कमाल की महारत हासिल कर ली है और अकेले ही कई विरोधियों को हराया है। उनके परिवार की सख्त परंपराओं को देखते हुए उसने कहा कि उन्हें उसकी पहचान की जांच करनी चाहिए, क्योंकि एक बाहरी व्यक्ति का उनके राज जान लेना बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। बिंग और आर्या ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अगर ये बात सच है तो ये वाकई में एक गंभीर मामला है। टैन ने आगे कहा कि वो लड़की ताइची डिपार्टमेंट से नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी में कहीं अपनी काबिलियतें छुपा रही है। फिर उसने उन्हें उसे ढूंढने के लिए मिलकर काम करने का सुझाव दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आर्या और बिंग ने बस इतना कहा कि वो इस बारे में सोचेंगे, इससे पहले कि टैन चला जाए। पूरी बात छिपकर सुनने के बाद पियाओ तुरंत डर गई, ये सोचकर कि अब उसका शिकार किया जा रहा। बिना सोचे समझे वो जल्दी से वहां से चली गई और खुद से बड़बड़ाने लगी कि ये तो गड़बड़ होती जा रही है। फिर बिंग आर्या की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या उसे टैन की बातों पर भरोसा है। आर्या ने आह भरी और माना कि उसे पक्का नहीं पता, लेकिन वो इस बात पर सहमत हुई कि अगर ये सच है तो उन्हें उस लड़की को ढूंढना होगा। उधर पियाओ कुछ सोच रही थी कि अचानक वे उसके पास आया और कैजुअली कहा कि बिंग और आर्या ठीक नहीं है। फिर थोड़ा हंसते हुए उसने कहा कि किसी को कभी शक नहीं होगा कि उसे कुश्ती आती है, आखिर वो तो बहुत बचकानी और बेवकूफ दिखती है। गुस्सा होकर पियाओ पलटकर बोली कि क्या उसने उसकी राय मांगी थी और वो उसका पीछा क्यों कर रहा था। गुस्से में वो पैर पटकती हुई चली गई और वे पीछे हंसता रहा। वो अस्पताल में बी से मिलने जाता है। बी सोचता है कि वो मुकाबला हार गए होंगे, लेकिन जब वे उसे बताता है कि वो सच में जीत गए तो बी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। ये कैसे हो सकता है। वे बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहले ही आर्या और बिंग को अपनी यूनिवर्सिटी में बुला लिया था। बी की तबीयत और उसे किसने जहर दिया इसके बारे में वे पक्के तौर पर कहता है कि वो सच पता लगाएगा। उधर आर्या और बिंग टैन से मिलते हैं, जो उन्हें यूनिवर्सिटी की 100 लड़कियों की प्रोफाइल देता है। वो उन्हें बताता है कि उस रहस्यमय ताइची मास्टर लड़की की हाइट और बॉडी इन लड़कियों जैसी ही है, मतलब वो इन्हीं में से होगी। बिंग हैरान होकर पूछता है कि वो 100 स्टूडेंट्स में से उसे कैसे ढूंढेंगे। टैन गंभीरता से जवाब देता है कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये उनके परिवार के बिजनेस की बात है जो चोरी हो रहा है। बात की गंभीरता को समझते हुए आर्या और बिंग मानते हैं कि उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो उस रहस्यमय लड़की को ढूंढ निकालेंगे और ये पता लगाएंगे कि उसने उनके परिवार की सीक्रेट ताइची कुश्ती कैसे सीखी। उधर पियाओ अपने कमरे में आराम कर रही है कि उसकी रूममेट शियाओ भागती हुई अंदर आती है और चिल्लाती है, क्या तुम्हें पता भी है अभी क्या हुआ। पियाओ हैरान होकर पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रही है। शियाओ खुशी से बताती है कि ताइची डिपार्टमेंट के 2 नए स्टूडेंट्स में से एक बिंग लड़कियों के स्विमिंग पूल में गया था। एक पुरानी बात दिखाई जाती है जिसमें बिंग ध्यान से लड़कियों को देख रहा है, सिर्फ हाइट और बॉडी के हिसाब से उस रहस्यमय ताइची मास्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो भीड़ को देखता है उसकी नजर पूल से निकल रही एक लड़की पर पड़ती है। वो उसे ध्यान से देखता है और लड़की ये देखकर उसका मजाक उड़ाती है
तो क्या आपने अच्छे से घूर लिया? बताइए मैं कैसी दिखती हूँ? जैसे ही बिंग उसकी तारीफ करने वाला होता है, वो मजाक में अपना हाथ उसके कंधे पर रखती है, लेकिन अपनी कुश्ती की आदत के चलते वो अचानक उसे उठाता है और पूल में फेंक देता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अजीब तरह से खड़ा रहता है, जबकि बाकी लड़कियां गुस्से से उसे घूरती हैं। गुस्से में लड़कियां उसे जाने नहीं देती और उससे जवाब मांगती हैं। बिंग अपना बचाव करने की कोशिश करता है, कहता है कि ये अचानक हुआ कुछ ऐसा जो बचपन से ही उसकी आदत में है। तभी आर्या गुस्से में दिखती हुई आती है और पूछती है कि वो लड़कियों को क्यों घूर रहा था। बिंग बिना डरे बताता है कि वो बस उस रहस्यमय लड़की को ढूंढ रहा था और उसका कोई और इरादा नहीं था। आर्या खुश नहीं होती और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाते, जिस लड़की को बिंग ने गलती से पूल में फेंका था वो आगे आती है और कहती है कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। आर्या गुस्सा होकर कहती है कि बिंग पहले ही माफी मांग चुका है और उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, इसलिए इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वेई आता है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। लड़कियों ने इंसाफ के लिए उसे बुलाया था। वेई शांति से कहता है कि वो आर्या और बिंग से अकेले में बात करेगा, तभी लड़कियां उन्हें जाने देती हैं। अभी शियाओ पियाओ को सब कुछ बताती है जो हुआ और हंसती है, उसे बहुत मजाकिया बताती है। पता नहीं ये रहस्यमय लड़की कौन है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, वो सोचती है। पियाओ जबरदस्ती हंसती है, अंदर ही अंदर डर रही है। क्या होगा अगर आर्या और बिंग को सच में पता चल जाए कि वो लड़की है जिसे वो ढूंढ रहे हैं? हालात दिन ब दिन और गंभीर होते जा रहे हैं। उधर वेई आर्या और बिंग से उनके असली इरादे पूछता है। वो मानते हैं कि वो एक रहस्यमय ताइची मास्टर लड़की को ढूंढ रहे हैं, जिसने उनके परिवार की खास सीक्रेट ताइची कुश्ती में महारत हासिल कर ली है। उन्हें उसके बारे में टैन से पता चला। वेई को शक होता है और वो पूछता है कि वो टैन की बातों पर क्यों भरोसा करेंगे, आखिर वो उनका दुश्मन है और ताइची डिपार्टमेंट की बदनामी के लिए ये अफवाहें फैला रहा होगा। इससे आर्या और बिंग कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। फिर वेई उनका ध्यान ताइची डिपार्टमेंट पर वापस लाता है और उन्हें उनकी हालिया हरकतों की याद दिलाता है, क्योंकि बिंग ने एक लड़की को पानी में फेंक दिया था और आर्या ने उसी लड़की के साथ बदतमीजी की थी। वेई ने उन्हें सजा देने का फैसला किया और उनसे स्विमिंग पूल साफ करवाया। ये सुनकर दोनों निराश हो गए। स्कूल के बाद वेई अपनी दादी से मिलने गया। वो उसकी सेहत के बारे में पूछती है और फिर ताइची कुश्ती के रहस्य और उसकी पुरानी बातों के बारे में बात करना शुरू कर देती है। वेई गुस्सा होकर कहता है कि इन्हीं पुरानी बातों की वजह से ताइची इतनी तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन उसकी दादी उसे टोकती हैं और कहती हैं कि इसकी वजह पुरानी बातें नहीं बल्कि फांगी है। ये सुनकर उसे पिछली बातें याद आती हैं जिनकी वजह से वो बीमार पड़ा। एक पुरानी बात दिखाई जाती है जिसमें किसी ने वेई, बाई, आर्या और बिंग को किडनैप कर लिया था। जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो फांगी नाम का एक आदमी उनके सामने आया। उसने कहा कि चूंकि वो सब ऐसे परिवारों से हैं जो ताइची कुश्ती पर अपना हक जताते हैं, इसलिए वो उन्हें खत्म करना चाहता है। कहानी फिर से अभी की बात पर लौट आती है, ये बताए बिना कि आगे क्या हुआ। पिछली बातों पर बात करने के बजाय वही बात बदल देता है और अपनी दादी की सेहत के बारे में पूछता है। उधर पियाओ अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक शियाओ खुशी से चिल्लाती हुई आती है। क्या तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? पियाओ हैरान होकर पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रही है। शियाओ खुशी से बताती है कि यिनयांग यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन वोटिंग हो रही है। स्टूडेंट सबसे हैंडसम और जेंटलमैन लड़के के साथ साथ सबसे खूबसूरत लड़की के लिए वोट कर रहे हैं। पियाओ ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो दूसरे नंबर पर है। वो डिसबिलीफ में चिल्लाती है, मुझे किसने वोट दिया? शियाओ सोचती है कि शायद ये पियाओ और वेई की वायरल फोटो की वजह से है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि वो डेटिंग कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स उसका सपोर्ट करने लगे हैं। पियाओ पूरी तरह से हैरान हो जाती है ये देखकर कि अफवाहें कितनी तेजी से फैल सकती हैं। अगले दिन शियाओ बी के लिए सूप लेकर आई। बी थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या वो उसे अस्पताल ले जाने वाली थी और उसका नाम क्या है। वो अपना नाम शियाओ बताती है और गर्व से कहती है कि उसने उसके लिए सूप बनाया है। बी, जो अभी भी ठीक हो रहा था, उसे धन्यवाद देता है, जिससे वो फेस्टिवल के लैंटर्न की तरह चमक उठती है। जैसे ही वो उसे खुद सूप पिलाने वाली होती है, गड़बड़ हो जाती है। वो गलती से सारा सूप उस पर गिरा देती है। डरी हुई शियाओ लगातार माफी मांगने लगती है, जैसे उसकी जान पर बनाई हो। बी उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है, लेकिन तभी उनके हाथ छू जाते हैं। बस फिर क्या था, शियाओ इतनी शर्मा जाती है कि वो टमाटर जैसी लाल हो जाती है। जल्दी से धीरे से गुड बाय कहती है और भाग जाती है। उधर बिंग और आर्या पेंटिंग्स देख रहे थे कि बिंग एक पेंटिंग को थोड़ी देर देखने के बाद नाटकीय रूप से कहता है कि ये जरूर किसी ऐसे शख्स का काम है जिसे ताइची आती है। आर्या शक करते हुए पूछती है कि वो इतनी यकीन से कैसे कह सकता है। बिंग किसी क्राइम थ्रिलर के डिटेक्टिव की तरह गंभीरता से समझाता है कि पेंटिंग में कुछ खास डिटेल्स सिर्फ वही बना सकता है जिसे ताइची की गहरी जानकारी हो। उन्होंने पियाओ पर नजर रखने का फैसला किया। उन्हें शक था कि वो वही रहस्यमय लड़की हो सकती है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ रुई और जिया ऑनलाइन वोटिंग के नतीजों पर बात कर रही थी और रुई को पूरा भरोसा था कि वो ही जीतेगी। पियाओ को देखकर वो मजाकिया अंदाज में कहती है कि अगर पियाओ को लगता है कि उसके जीतने का कोई चांस है तो वो सपनों की दुनिया में जी रही है।
तभी वेई क्लास में आता है और सबके आश्चर्य के बीच टीचर से पूछता है कि क्या वो क्लास में बैठ सकता है, लेकिन टीचर ने उससे कहा कि वो तभी रुक सकता है जब वो एक शब्द का सही मतलब बताएगा। वेई ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है और उसने बिना गलती के जवाब दिया, जिससे उसे क्लास में बैठने की जगह मिल गई। बिना देर किए वेई शियाओ के पास गया और प्यार से उसे हटने के लिए कहा ताकि वो पियाओ के बगल में बैठ सके। शियाओ ने भौहें चढ़ाकर पूछा कि वो उस खास सीट पर क्यों बैठना चाहता है। पियाओ भी खुश नहीं थी और उसने हटने से मना कर दिया, लेकिन वेई अड़ा रहा और उसने हार नहीं मानी। आखिरकार शियाओ मान गई और वेई को पियाओ के बगल में बैठने दिया। उधर रुई उसे देखकर खुश हुई, लेकिन उसका मूड तुरंत खराब हो गया जब उसने देखा कि पियाओ और वेई कितनी आराम से बात कर रहे हैं। पियाओ ने गुस्सा होकर वेई से पूछा कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है और उसकी क्लास में भी आ गया। वेई ने उसे बताया कि आर्या और बिंग बाहर उसका सामना करने के लिए इंतजार कर रहे थे और वो उसे बचाने के लिए आया था। फिर थोड़ा मजाकिया अंदाज में उसने पूछा कि क्या उसने फिर से मिर्च का पानी ला दिया था। पियाओ एकदम से हैरान रह गई और बस देखती रही। क्लास शुरू होते ही टीचर ने पियाओ से एक मुश्किल सवाल पूछा, जिसका जवाब देने में उसे परेशानी हो रही थी। इससे पहले कि वो और शर्मिंदा होती, वेई ने आसानी से सही जवाब दे दिया और इतना अच्छे से समझाया कि टीचर भी बहुत खुश हुए। टीचर ने वेई की तारीफ की और कहा कि वो हर चीज में होशियार है। पियाओ सोच रही थी कि उसे ये सब कैसे पता है। क्लास के बाद जब वेई और पियाओ साथ चल रहे थे, आर्या और बिंग उन्हें दूर से देख रहे थे, जबकि जिया और रुई चुपके से उनका पीछा कर रही थीं। वेई ने एक चाल सोची थी। पियाओ गिरने का नाटक करेगी और उसका हाथ पकड़ लेगी, जिससे आर्या और बिंग को लगेगा कि वो रहस्यमय लड़की नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। पियाओ थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने वैसा ही किया जैसा वेई ने कहा था। उसने वेई का हाथ पकड़ा और तभी जिया और रुई गुस्से से जल गईं। जिया को गुस्सा आ गया और उसने पियाओ को लात मार दी। पियाओ लड़खड़ाई, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, वेई ने उसे पकड़ लिया, जिससे वो बहुत करीब आ गए। आर्या और बिंग हैरान होकर पूछने लगे कि क्या वो ठीक हैं। वेई ने कैजुअली कहा कि वो ठीक है, फिर पियाओ को पकड़कर कहा कि वो उसे मेडिकल रूम ले जा रहा है। बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो उसे जल्दी से ले गया। उधर जुहू ने चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और उसे ये सब बहुत मजेदार लग रहा था। सब कुछ देखने के बाद बिंग ने सोचा कि पियाओ उस रहस्यमय लड़की के लिए बहुत कमजोर है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। रुई दूर से देख रही थी और उदास हो गई क्योंकि जिया की लात का उल्टा असर हो गया था। वेई और पियाओ और भी करीब आ गए थे। बाद में पियाओ घायल होने का नाटक करती रही जब तक कि वेई, जिसे ये सब देखकर हंसी आ रही थी, ने उसे नाटक बंद करने के लिए नहीं कहा। उसने थोड़ा घमंड से उसे याद दिलाया कि उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आर्या और बिंग को अब उस पर शक नहीं था। लेकिन पियाओ को और भी बड़ी परेशानी थी। उसकी आंखें मिर्च के पानी की वजह से अभी भी जल रही थीं, जिसका इस्तेमाल उसने और अच्छे से नाटक करने के लिए किया था। मौके का फायदा उठाते हुए वेई ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसे गले लगाने में जरूर मजा आया होगा। पियाओ ने उसे गुस्से से घूरा। हंसते हुए वेई ने उससे कहा कि वो उसे ऐसे न देखे जैसे उसने अभी अभी उससे ब्रेकअप किया हो। पियाओ अब पूरी तरह से परेशान हो गई और उस पर भड़क उठी और पूछा कि क्या वो सच में मानता है कि वो दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है। वेई खुशी से हंसा और पूछा कि क्या वो दिन दहाड़े उससे फ्लर्ट कर रही है। पियाओ के पास कहने को कुछ नहीं था और वो बस बड़बड़ाई कि वो बहुत बुरा है और फिर गुस्से में चली गई। वेई उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे परेशान करने में मजा आने लगा था। उस शाम बाद में पियाओ अभी भी गुस्से में अपने कमरे में लौट आई। उधर शियाओ ने ऑनलाइन वोटिंग के नतीजे देखे और खुशी से बताया कि लड़कों में वेई पहले नंबर पर था, जो कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करता था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि लड़कियों में पियाओ पहले नंबर पर थी। ये सुनकर पियाओ को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। अगले दिन पियाओ क्लास में घुसी तो देखा कि हर कोई उसे घूर रहा है और फुसफुसा रहा है कि उसने सबसे ज्यादा वोट कैसे हासिल किए। कुछ तो उसके और वेई के रिश्ते के बारे में भी बातें कर रहे थे। फिर शियाओ ने बताया कि किसी ने पियाओ की वेई के साथ तस्वीरें ली थी और उन्हें ऑनलाइन डाल दिया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसने उससे प्यार का इजहार किया है। पियाओ अब पूरी तरह से निराश होकर बड़बड़ाई कि वो यहाँ सिर्फ पढ़ने आई थी, लेकिन वेई की वजह से उसकी जिंदगी एक पूरे सीरियल की तरह हो रही थी। उधर वेई एक डॉक्टर से मिलने गया, जिसने उसे आराम जारी रखने और अभी कुश्ती से दूर रहने की सलाह दी। अस्पताल में शियाओ एक बार फिर बी के लिए चिकन सूप लाई और उसे किसी भी और चीज में मदद करने की पेशकश की। किताबें, कपड़े धोना, काम करना, वो सब कुछ करने को तैयार थी। बी ने प्यार से मना कर दिया और कहा कि वो पहले से ही बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन शियाओ ने जोर दिया कि उसे कम से कम उसका सूप तो चखना चाहिए। बी को पिछली बार का भयानक स्वाद याद आ गया, इसलिए वो हिचकिचाया, लेकिन उसका उत्साह तोड़ने की इच्छा न होने के कारण उसने चुपचाप एक घूंट पिया। मन ही मन सबसे बुरे के लिए तैयारी कर रहा था। शियाओ को लगा कि उसने बहुत अच्छा सूप बनाया है, लेकिन जैसे ही उसने उसे चखा, उसने तुरंत थूक दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि जो सूप वो कल लाई थी वो भी उतना ही भयानक था। बहुत शर्मिंदा होकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वो बी से लगातार माफी मांगती रही और फिर जल्दी से चली गई।
उधर पियाओ क्लास जा रही थी कि वेई की तस्वीर देखकर उसका ध्यान भटक गया और उसने उसे खराब करने का फैसला किया। उसी समय वेई जो सीसीटीवी फुटेज देखने आया था, आखिरकार उसे वो क्लिप मिल गई जिसकी वो तलाश कर रहा था। ये सबूत कि बॉक्सिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने पियाओ के ड्रिंक में जहर मिला दिया था। बिना समय बर्बाद किए उसने गार्ड से क्लिप अपने नंबर पर भेजने के लिए कहा। इससे पहले कि वो अपनी खोज का जश्न मना पाता, उसने पियाओ को अपनी तस्वीर खराब करते हुए देखा। उसे गुस्से से अपनी तस्वीर को नष्ट करते हुए देखकर वो हंसे बिना नहीं रह सका। पियाओ तस्वीर को सफलतापूर्वक खराब करने के बाद रुई को देखकर जल्दी से एक नाव के पीछे छिप गई। जिया रुई के पास पहुंचते ही तुरंत समझ गई कि किसी ने उसके क्रश वेई की फोटो खराब कर दी है और गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा कि किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। हालांकि जब वेई भी मौके पर पहुंचा तो वो अचानक चुप हो गई और प्यार से उसे नमस्ते किया। वेई ने फोटो देखी और लापरवाही से कहा कि जिसने भी इस पर चित्रकारी की है उसने अच्छा काम किया है। इससे जिया हैरान हो गई और उसने पूछा कि उसे ऐसी चीज कैसे पसंद आ सकती है। इससे पहले कि उसे जवाब मिलता, रुई ने जल्दी से उसे चुप करा दिया और जोर देकर कहा कि अगर सीनियर वेई इसकी तारीफ कर रहे हैं तो ये जरूर अच्छी होगी। ये कहकर वे दोनों चली गईं। हालांकि वेई ने पहले ही नाव के पीछे से पियाओ के पैर बाहर निकले हुए देख लिए थे और उसे बाहर आने के लिए कहा। पियाओ अपनी छिपने की जगह छोड़ने को तैयार नहीं, चुप रही, उम्मीद करती रही कि वो चला जाएगा। लेकिन लंबे समय तक चुप्पी के बाद उसने सोचा कि वो चला गया है और झांका तो पाया कि वो अभी भी वहीं खड़ा उसे देख रहा है। उसकी हरकत से खुश होकर वो हंसा और आराम से कहा कि एक कीड़ा उसके सिर पर गिरने वाला है। बिना सोचे समझे पियाओ चीख उठी और कूद गई। फिर गुस्से से उसे घूरने लगी। उसने पूछा कि उसकी क्या परेशानी है, जिस पर वेई ने पलटकर पूछा कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है कि उसने उसकी पूरी फोटो खराब कर दी। पियाओ अपनी सबसे प्यारी मासूमियत का नाटक करते हुए किसी भी तरह की गलती से इनकार कर दिया और उससे सबूत मांगा। बिना कुछ कहे वेई ने बस सीसीटीवी कैमरे की ओर इशारा किया। सबूत देखकर पियाओ ने हार मान ली और माना, हालांकि नाटक करते हुए कि उसने ये किया था, ये कहते हुए कि उसे अचानक ड्राइंग करने की इच्छा हुई। विनती करते हुए उसने उससे प्रिंसिपल को रिपोर्ट न करने के लिए भीख मांगी। वे मजा लेते हुए थोड़ा घमंड से जवाब दिया कि इसका फैसला बाद में होगा और धीरे धीरे एक विलन की तरह चला गया। बाद में वेई बॉक्सिंग डिपार्टमेंट के लीडर टैन का सामना करने गया उसके स्टूडेंट्स द्वारा पियाओ के ड्रिंक में जहर मिलाने के बारे में। टैन ने जाहिर है नाटक किया कि उसे कुछ नहीं पता, भले ही उसने ही ऑर्डर दिया था। लेकिन वेई हमेशा तैयार ने दिखाया कि उसके पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा है। ये देखकर टैन साफ तौर पर घबरा गया क्योंकि उसे इस फुटेज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रिंसिपल ने टैन के स्टूडेंट्स को डांटा, चेतावनी दी कि अब से उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा बॉक्सिंग डिपार्टमेंट से कुछ नंबर काट लिए गए जिससे टैन बहुत गुस्सा हो गया। उसने वेई को गुस्से से घूरा, अच्छी तरह से जानता था कि ये सब उसकी गलती थी। उधर बिंग ताई के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस में मदद कर रहा था जब बाई अस्पताल से पूरी तरह से ठीक होकर लौटा। उसे वापस देखकर बिंग और आर्या दोनों बहुत खुश हुए और अपनी खुशी दिखाई। बाई ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो अब बहुत बेहतर है और बाद में वेई से मिलने गया जो ताई ची की प्रैक्टिस कर रहा था। वेई उसे ठीक देखकर खुश हुआ, लेकिन बाई अभी भी चिंतित ने पूछा कि वेई घटना के बाद कहाँ गायब हो गया था और वो अपने जीवन में क्या चल रहा है, इसके बारे में इतना चुप क्यों है। इससे एक पुरानी बात याद आई जिसमें फेंगजी ने वेई, बाई, आर्या और चांगगांग बिंग को किडनैप कर लिया था, जिससे एक भयंकर लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान वेई का सामना फांगी से हुआ जो उसके सीने पर बार बार हमला करते हुए उससे बदला लेना चाहता था। जैसे जैसे लड़ाई खिंचती गई वेई की हालत खराब होती गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। हालांकि जब फंगी ने बाई को निशाना बनाया तो वेई ने उसे बचाने के लिए तुरंत कदम उठाया, जिससे उसकी टांग पर इतनी जोर से वार हुआ कि उसकी हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। हर कोई घबरा गया और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन दर्द में भी वेई ने जिद्दीपन से कहा कि वो ठीक है। लड़ाई फिर से शुरू हुई और बार बार पीटे जाने के बावजूद वेई पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी ताकत बटोरी और जैसे ही फंगी जीतने वाला था, पुलिस आ गई जिससे वो भागने पर मजबूर हो गया। अभी की बात करें तो बाई वेई से मिलने गया और उसे हमेशा दूसरों की चिंता करने और कभी किसी को अपनी चिंता न करने देने के लिए डांटा। वेई थका हुआ ने बस इतना कहा कि वो बहुत थका हुआ था और बस आराम करना चाहता था। उसने बाई को, जो अभी अस्पताल से लौटा था, आराम करने की सलाह दी। बाई के जाने के बाद वेई को फंगी की लड़ाई के बाद की याद आई, कैसे वो इतनी बुरी हालत में घर लौटा था कि मुश्किल से चल पा रहा था। यही कारण था कि वो पूरे 1 साल के लिए गायब हो गया था, इलाज कराने के लिए, एक रहस्य जिसे केवल उसकी दादी जानती। अगले दिन पियाओ कहीं जा रही थी कि उसने वेई को आगे इंतजार करते हुए देखा, जैसे कि वो उसका ही इंतजार कर रहा हो। घबराकर उसने जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और बिना ध्यान दिए उसके पास से गुजरने की कोशिश की। हालांकि वेई ने उसे आवाज दी, जिससे वो बड़बड़ाने लगी कि वो उसके सामने बार बार क्यों आता रहता है और वो आखिर चाहता क्या है।
वेई बिल्कुल शांत होकर ने बस उसे बताया कि उसके जूते का फीता खुला हुआ है। शर्मिंदा पियाओ ने जल्दी से अपनी शर्मिंदगी छिपा ली, ये नाटक करते हुए कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वेई ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी जैसी अनजान जूनियर स्टूडेंट्स का ध्यान रखे, तो वो उस पर भड़क उठी और कहा कि वो बहुत ज्यादा बोलता है और पूछा कि वो उससे बात ही क्यों कर रही है। हालांकि किस्मत से वो फिसल गई और सीधे वेई पर गिर पड़ी। इससे जाहिर है उसकी सारी चीजें जमीन पर बिखर गईं। बुरी तरह से शर्माते हुए उसने जल्दी से अपनी चीजें उठाई और जल्दी से चली गई, ये एहसास होने पर कि वो गलत दिशा में जा रही है। उसकी घबराई हुई हरकतों को देखकर वेई अपनी हंसी नहीं रोक सका और आराम से कहा कि वो बहुत प्यारी है। फिर वो चला गया। बाद में लाइब्रेरी में पियाओ एक किताब ढूंढ रही थी, तभी उसने वेई, आर्या और बिंग को बातें करते सुना। उसे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि वो वेई को मास्टर कहकर बुला रहे थे, जिससे वो पूरी तरह से चौंक गई। अब तक वो उसके बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि वो हैंडसम था और हर लड़की उस पर फिदा थी, लेकिन अब उसे पता चला कि वो असल में ताइची डिपार्टमेंट का पहला लीडर था। उत्सुक पियाओ ने वेई का रास्ता रोका और उससे पूछा कि आर्या और बिंग उसे मास्टर क्यों कहते हैं और क्या उसे सच में मार्शल आर्ट आती है। वेई ने अनजान बनने का नाटक किया, हर बात से इनकार कर दिया और कमजोर होने का नाटक किया। लेकिन जैसे ही उसने जाने की कोशिश की, पियाओ ने उसे जाने नहीं दिया, ये कहते हुए कि उसने उसे इतने समय से गलत समझा। वेई ने नकली हैरानी दिखाते हुए मजाक में पूछा कि क्या उसके पास ऐसे विचारों को समझने के लिए दिमाग भी है, जिससे पियाओ ने उसे गुस्से से घूरा। जैसे ही वो बहस करने वाली थी, वो फिर से फिसल गई और सीधे वेई पर गिर पड़ी। एक अजीब तरह से करीब पोजीशन में फंसकर वो वहीं जम गई। काफी देर तक चुप रहने के बाद वेई ने भौहें उठाई और पूछा कि वो कब तक ऐसे ही रहने वाली है। अपनी पोजीशन का एहसास होने पर पियाओ तुरंत पीछे हट गई और जल्दी से माफी मांगी। वेई साफ तौर पर उसकी शर्मिंदगी का मजा लेते हुए मुस्कुराया और कहा कि उसे उस पर गिरने की आदत होती जा रही है। पियाओ ने तुरंत इनकार कर दिया, ये दावा करते हुए कि वो हमेशा उसके जैसे घमंडी लड़कों से दूर रहती है। उसने ये भी बताया कि उसके दादाजी हमेशा उससे कहते थे कि वो शारीरिक रूप से मजबूत होने के बावजूद उसका दिमाग अभी भी कमजोर है। वेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिलाया और कहा, एक बार के लिए तुम्हारे दादाजी बिल्कुल सही हैं। पियाओ थोड़ी देर के लिए हैरान ने वादा किया कि वो उसे गलत साबित करेगी और फिर गुस्से में चली गई। जैसे ही वो गई, वेई उसे देखता रहा, अपनी हंसी छिपा नहीं सका। पियाओ अब एक मिशन पर थी। जब वेई अपनी किताब में खोया हुआ था तो उसने बार बार उस पर हमला किया, कभी स्टार के आकार की चीजों से, कभी दूसरी चीजों से, जिनमें से सभी को वेई आसानी से पकड़ लेता था। उसने कितनी भी बार कोशिश की, वो हर हमले को रोकने में कामयाब रहा। आखिरकार वो उसके सामने बैठ गई और एक पक्के इरादे के साथ उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। उसका उत्साह देखकर वेई उठ खड़ा हुआ और नाटकीय अंदाज में सहमत हो गया। उसने उससे कहा कि वो आगे बढ़े और अपनी इच्छा पूरी करे, लेकिन कृपया उस पर हमला करने से बचे। ठीक जैसे ही पियाओ मारने वाली होती है, वो अचानक रुक जाती है और कहती है कि उसे मारना ठीक नहीं लग रहा। फिर वो सोचती है कि वेई हमेशा इतना मासूम कैसे दिखता है, जबकि अंदर से वो बहुत चालाक है। खुद को रोक न पाने के कारण वो हल्के से उसकी नाक पर थपकी देती है और फिर मजाक में धमकी देती है कि वो उससे बाद में निपटेगी। बाद में जब वेई जा रहा होता है, पियाओ पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर पीछे से हमला करने का फैसला करती है, यह सोचकर कि वो आसानी से बच जाएगा। लेकिन उसका सोचना बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि वेई, जो ज्यादा मजबूत नहीं है, बुरी तरह गिर जाता है और उसकी पहले से ही कमजोर टांग में चोट लग जाती है। अपनी गलती का एहसास होने पर पियाओ घबरा जाती है और उससे बार बार माफी मांगने लगती है, ये समझाते हुए कि उसने सच में सोचा था कि वो खुद को बचा लेगा। लेकिन पियाओ के बार बार माफी मांगने के बावजूद वेई चुप रहता है। पियाओ वेई को मेडिकल रूम ले जाती है, जिससे आसपास के सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। वेई इस तरह लोगों के सामने आने से खुश नहीं है और कहता है कि वो उसे अपने निजी डॉक्टर के पास ले जाए। उसकी बात मानते हुए वो उसे वहां ले जाती है, जहां उसका डॉक्टर जल्दी से जांच करने के बाद तुरंत समझ जाता है कि वेई नाटक कर रहा है। डॉक्टर को पता है कि वेई क्या कर रहा है, इसलिए वो भी उसके साथ नाटक करने का फैसला करता है और गंभीर होकर पियाओ को बताता है कि वेई की टांग की चोट बहुत गंभीर है और उसे ठीक होने में पूरा 1 साल लगेगा। वो ये भी कहता है कि पहले कुछ महीने बहुत दर्दनाक होंगे और सबसे बुरी बात ये है कि वेई की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तभी जैसे ही डॉक्टर कुछ सामान लाने के लिए जाता है, पियाओ बहुत दोषी महसूस करती है और कहती है कि चूंकि ये उसकी गलती थी, इसलिए वो अगले कुछ महीनों तक वेई की देखभाल करेगी। हालांकि वेई बाहर से शांत दिखता है, अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रहा होता है, जैसे उसने अभी अभी लॉटरी जीती हो। थोड़ी देर बाद वो पियाओ का फोन मांगता है ताकि उसे वीचैट पर जोड़ सके, लेकिन जब वो उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखता है तो वो कहता है कि ये उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती और उसे इसे बदलने का सुझाव देता है। पियाओ को उसकी बात अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि उसे ये पसंद है और वो इसे नहीं बदलेगी।
जब पियाओ जा रही होती है तो वो फिर से डॉक्टर से टकरा जाती है, जो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये पहली बार है जब वेई किसी को साथ लाया है, खासकर एक लड़की को। वो मजाक में कहता है कि पियाओ वेई के लिए जरूर बहुत खास होगी, जिससे पियाओ तुरंत इनकार कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो जा पाती, डॉक्टर उसे वेई की दवा देता है और बिना किसी जरूरत के लेकिन बहुत ही संदिग्ध तरीके से वेई की खाने की पसंद के बारे में भी बताता है। वो शरारती अंदाज में कहता है कि यह जानकारी भविष्य में काम आ सकती है। जैसे ही वो चला जाता है, पियाओ धीरे से कहती है कि वेई की चोट सिर्फ उसकी टांग पर है, लेकिन डॉक्टर ने ऐसे दिखाया जैसे उसे पूरे शरीर का इलाज चाहिए। उस रात वेई पियाओ को अपने घर का कार्ड देता है और उसे उसकी देखभाल करने के वादे की याद दिलाता है। उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं होता, इसलिए वो उसे ले लेती है। फिर वो उसे बताता है कि अगले दिन उसकी कोई क्लास नहीं है और उसे आकर खाना बनाने के लिए कहता है। ये भी कहता है कि उसे किराने का सामान भी लाना चाहिए, क्योंकि उसका सामान खत्म हो गया है। पियाओ को शक होने लगता है कि उसे सिर्फ काम कराने के लिए फंसाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। अगले दिन जब पियाओ किराने का सामान उठा रही होती है तो गलती से कुछ फल गिर जाते हैं और वो उन्हें इकट्ठा करने लगती है। उसी समय आर्या और बिंग पास से गुजरते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि सीनियर वेई को चोट कैसे लगी। बिंग कहता है कि उसने सुना कि वेई सीढ़ियों से गिर गया था, जिस पर आर्या जवाब देती है कि वेई अभी अस्पताल से लौटा था और पहले ही चोटिल हो गए। वेई ने फिर से खुद को संभाला और जैसे ही वे बातें कर रहे थे, उन्होंने पियाओ को देखा और उसके फल उठाने में मदद की। वेई के घर किसी के देखने से पहले पहुंचने के लिए पियाओ जल्दी करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टैन उसके पास आता है, जो उसे पहचान लेता है और नमस्ते करता है। किराने का सामान देखकर वो ऐसे ही पूछता है कि क्या वो उन्हें वेई के पास ले जा रही है। जब पियाओ थोड़ी हिचकिचाती है तो वह भरोसे से कहता है कि उसके पास जो फल हैं वे वेई के पसंदीदा हैं और चूंकि वह पास में रहता है इसलिए वह उसे छोड़ देगा। इससे पहले कि पियाओ मना कर पाती, वो किराने का सामान उठा लेता है और उसके साथ जाने पर जोर देता है। उसी समय आर्या और बिंग वेई का हालचाल जानने उसके घर आते हैं। पियाओ भी दरवाजे पर पहुंचती है, लेकिन टैन के सामने डोर कार्ड इस्तेमाल न करके घंटी बजाती है। बिंग उसे बाहर देखकर दरवाजा खोलता है और अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन उसके साथ टैन को देखकर उसे कुछ शक होता है। अंदर पियाओ मन ही मन घबरा जाती है, क्योंकि जिन लोगों से वो बचना चाहती थी उन्होंने अब उसे वेई के घर पर पकड़ लिया है। आर्या तुरंत उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही है। इससे पहले कि पियाओ कोई बहाना बना पाती, वेई शांति से कहता है कि वो उसके लिए खाना बनाने आई है। फिर एक और हैरानी की बात कहते हुए वो उसकी ओर मुड़ता है और पूछता है कि उसने डोर कार्ड क्यों इस्तेमाल नहीं किया। आर्या और बिंग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और एक साथ कहते हैं, क्या तुम्हारे पास डोर कार्ड है? तो जो बातें चल रही थी वो सच हैं? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? बिंग तुरंत नाटक में शामिल होते हुए पियाओ की भाभी को नमस्ते करता है और आर्या भी ऐसा ही करती है। पियाओ बहुत परेशान होकर समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने गलत समझा है और वे अपनी डेटिंग की बात को गुप्त रखेंगे। वो ये भी बताने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ इसलिए यहाँ है क्योंकि वेई घायल है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, वेई उसे चुप करा देता है और उसे रसोई में जाने के लिए कहता है। उसे जाते हुए देखकर आर्या और बिंग खुश होकर एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आखिरकार वेई किसी को डेट कर रहा है। जब पियाओ रसोई में जाती है तो बिंग कहता है कि उसे और वेई को अकेले में वक्त बिताना चाहिए। ये कहकर वो और आर्या जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पियाओ को अलविदा कहते वक्त वे उसे मजाक में भाभी कहकर बुलाते हैं, जिससे वो बहुत अजीब महसूस करती है। इसे अनदेखा न कर पाने के कारण वो बाहर निकलती है और वेई से पूछती है कि उसने उनकी गलतफहमी क्यों दूर नहीं की। वेई ऐसे दिखाता है जैसे ये सबसे बेवकूफी भरा सवाल हो और जवाब देता है कि उसे ये तय करना था कि उन्हें बताया जाए कि पियाओ वो रहस्यमय लड़की है जिसे वो ढूंढ रहे थे, या ये शिकायत की जाए कि उसकी वजह से उसे चोट लगी। पियाओ कुछ नहीं कह पाती और बहस करने ही वाली होती है कि तभी कुछ जलने की महक आती है। वेई तुरंत पूछता है कि क्या जल रहा है और पियाओ घबरा कर देखती है कि उसका खाना जलकर कोयला हो गया है। बिना एक पल भी गवाए वो अंदर दौड़ती है ताकि खाने को बचा सके। बाद में पियाओ किसी तरह पूरा खाना बना लेती है। उसी वक्त वेई को बी का फोन आता है, जो उसे तुरंत चिढ़ाने लगता है। बी खुशी से उसे बताता है कि बिंग ने कुछ मजेदार खबर सुनाई है। पियाओ उसके घर पर उसके लिए खाना बना रही है और वो जानना चाहता है कि सच में उनके बीच क्या चल रहा है। वेई गुस्सा होकर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस उसकी मदद कर रही है। इससे पहले कि बी और कुछ पूछता, वेई अचानक फोन काट देता है, क्योंकि उसका और चिढ़ने का मन नहीं था। जब वो वापस मुड़ता है तो वो पियाओ द्वारा बनाए गए अजीब तरह के खाने को देखकर हैरान रह जाता है। पहले तो वो खाने से इनकार कर देता है, लेकिन बार बार कहने पर वो अनिच्छा से एक निवाला लेता है। जैसे ही वो खाने वाला होता है, पियाओ घबराकर उसे कई बार खाना न गिराने की चेतावनी देती है, जिससे उसे और भी शक होता है। आखिरकार वो उसे चखता है और एक पल के लिए बिल्कुल चुप रहता है।
फिर पियाओ की खुशी के लिए वो कहता है कि ये अच्छा है और उसे भी चखने के लिए कहता है। उत्साहित होकर वो जल्दी से एक निवाला लेती है, लेकिन तुरंत उसे थूक देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नमकीन और लगभग खाने लायक नहीं होता। ये कैसे हुआ ये सोचते हुए उसे अचानक अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होकर कहती है कि उसने गलती से सोया सॉस की जगह सिरका डाल दिया था। वेली ये सब देखकर गंभीरता से पूछता है कि क्या उसे भगवान ने सिर्फ उसका धैर्य आजमाने के लिए भेजा है। अपनी पहली गलती से निराश न होकर पियाओ जोर देती है कि वेई उसका सूप चखे और उसे भरोसा दिलाती है कि उसे ये बहुत पसंद आएगा। वेई ने एक घूंट पिया, लेकिन उसका चेहरा भावहीन रहा। उत्सुक पियाओ ने खुद चखने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, वेई ने जल्दी से उसे रोक दिया और नाटक करते हुए कहा कि पूरा सूप उसका है क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट है। खुश पियाओ गर्व से चमक उठी, यह मानते हुए कि वो खाना बनाने में जीनियस है। हालांकि जब वेई ने एक और घूंट लिया तो उसके चेहरे से सच्चाई छिप नहीं पाई। सूप बाकी खाने जितना ही बेकार था। फिर भी उसे बुरा न लगे इसलिए उसने हिम्मत करके उसे पी लिया और मन ही मन बचने की दुआ करता रहा। जीत का एहसास करते हुए पियाओ ने खुद को एक बड़ा नाम देने का फैसला किया और भरोसे से कहा कि चूंकि वेई को उसका खाना इतना पसंद आया इसलिए अब उसे छोटी रसोई की देवी के नाम से जाना जाएगा। वेई अब पूरी तरह से परेशान होकर अविश्वास से उसे घूरता रहा, यह सोचकर कि कोई रसोई में इतनी बुरी चीज कैसे बना सकता है और फिर भी उसके लिए नाम चाहता है। बाद में जब वेई शांति से एक किताब पढ़ रहा था, पियाओ आई और उत्साह से कहा कि उन्हें चीनी शतरंज खेलना चाहिए। वेई ने हैरान होकर पूछा कि क्या उसे खेलना भी आता है। पियाओ ने भरोसे से कहा कि उसे आता है। हालांकि जैसे ही खेल शुरू हुआ यह साफ हो गया कि उसने अपने ही नियम बनाए थे। वो न केवल उन अजीब नियमों से जीत रही थी बल्कि उसे यह भी नहीं पता था कि यह सब कितना गलत है। इस बकवास को और बर्दाश्त न कर पाने के कारण वेई ने खेलना बंद कर दिया। पियाओ सच में हैरान होकर पूछती है कि वो इतनी जल्दी क्यों छोड़ रहा है, लेकिन वह पहले ही हार मान चुका था। उसके जाने के बाद उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि यह शतरंज का सबसे बुरा खेल था। उधर पियाओ ने पूरे घर को साफ करने का फैसला किया, लेकिन उसका सफाई करने का तरीका एक खेल जैसा था। वो इधर उधर घूमती, चीजों को छूती, खेलती और एक उत्साहित बच्चे की तरह व्यवहार करती। एक बार उसने वेई से कहा कि वो बहुत देर से बैठा है और शायद उस पर धूल जम गई होगी, इसलिए उसने उसे साफ करने का फैसला किया। सफाई करते वक्त उसने गलती से वेई की एक महंगी शोपीस गिरा दी और वो पूरी तरह से टूट गई। एक पल के लिए वो वहीं खड़ी रही, ये जानते हुए कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वेई साफ तौर पर गुस्से में टूटे हुए टुकड़े को देखता रहा, लेकिन किसी वजह से कुछ नहीं कहा। ये महसूस करते हुए कि वो बड़ी मुसीबत में है, पियाओ ने वही किया जो वो सबसे अच्छा करती थी, जल्दी से भाग गई, जैसे उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं था। बाद में पियाओ खुद को वेई के कमरे में फिर से सफाई करते हुए पाती है। जब वेई को अपने बिस्तर तक पहुंचने में मदद की जरूरत होती है तो वह उसकी मदद करती है, लेकिन इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे दोनों बिस्तर पर गिर पड़ते हैं। वेई उसे घूरता रहा, जबकि पियाओ अचानक इतनी करीब आने से घबराकर जल्दी से पीछे हट गई। घबराकर उसने कहा कि वो कल ठीक इसी समय वापस आएगी और फिर जल्दी से चली गई। उसके जाने के बाद वेई मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे धीरे धीरे वो ज्यादा पसंद आने लगी थी। उधर अपने कमरे में वापस पियाओ पूरी तरह से परेशान थी। उसने अपनी दोस्त शियाओ को सब कुछ बताया, शिकायत की कि वेई उससे पूरे दिन काम करवाता रहता है लेकिन उसकी तारीफ भी नहीं करता। शियाओ ने हैरान होकर पूछा कि क्या वो सच में वेई की मदद कर रही थी। फिर शरारती मुस्कान के साथ उसने मजाक में कहा कि शायद पियाओ धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी है। आखिरकार जब दो लोग बहुत समय अकेले बिताते हैं तो भावनाएं विकसित होने लगती हैं। पियाओ ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि भले ही वेई पृथ्वी पर आखिरी आदमी होता तब भी वो उसे पसंद नहीं करती। वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी। उसने जोर देकर कहा कि वो सिर्फ उसकी मदद कर रही थी क्योंकि उसे उसकी वजह से चोट लगी थी और उसने गलती से उसका महंगा कोट भी जला दिया था। अगले दिन पियाओ अभी सो ही रही थी कि वेई ने फोन किया और उसे गुस्से से जगाया और सख्ती से कहा कि वो बाद में उसके घर आए। जब वे दोनों साथ बैठे तो उसने बारीकी से सारे नुकसान का हिसाब लगाया, उसके जले हुए कोट के लिए उसे कितने पैसे देने हैं और उसकी चोट का मुआवजा कितना है। पियाओ हैरान होकर पूछती है कि वो उसे कैसे चुकाएगी। वेई मुस्कुराता है और कहता है कि वो ताई ची मार्शल आर्ट उससे सीखकर इसकी भरपाई कर सकती है। अगर वो उसमें माहिर हो जाती है तो वो उसके सारे कर्ज माफ कर देगा। पियाओ हैरान थी, क्या उसे सच में बस इतना ही करना था? उसे शुरू से ही शक था कि वेई को मार्शल आर्ट आती है तो उसने उससे क्यों छिपाया। वेई लापरवाही से सवाल टाल गया। फिर उसने शांत भाव से समझाया कि उसे कब तक ट्रेनिंग करनी होगी ताकि वो उसे माफ कर दे। शुरू में पियाओ सहमत हो गई, ये सोचकर कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि उसे ताई ची की बुनियादी बातें पहले से ही पता थीं। हालांकि वो तुरंत हिचकिचाई और कहा कि उसे पहले अपने दादाजी से पूछना होगा क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे बाहरी लोगों के सामने अपनी ताई ची कौशल दिखाने से मना किया था।
वेई ने कहा कि वो पियाओ के दादाजी से मिलना चाहता है, जिससे पियाओ पूरी तरह से चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में उसके घर आना चाहता है, लेकिन वेई ने जोर दिया और उससे कार का इंतजाम करने के लिए कहा। पियाओ थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर भी सहयोग करते हुए शियाओ के पास गई और उससे कार लाने के लिए कहा ताकि वे अगले दिन उसके दादाजी से मिल सके। पियाओ वेई को घर ले आई, पर उन्हें क्या पता था कि कुछ कॉलेज के लड़के उनकी तस्वीरें लेने के लिए बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। किसी भी तरह की बेकार की बातों से बचने के लिए पियाओ ने जल्दी से वेई को एक तरफ खींचा और शियाओ को फोन करके तुरंत गाड़ी लाने के लिए कहा ताकि कोई उन्हें साथ में न देख ले। शियाओ हमेशा की तरह नौटंकी करते हुए पियाओ को इंतजार करने के लिए कहती है, पर जैसे ही वो निकलने वाली होती है वो अपने प्रेमी को देखकर थोड़ी देर के लिए भटक जाती है, उसे आवाज देती है और फोन काट देती है। पियाओ अब पूरी तरह से हैरान सोचती है कि क्या शियाओ ने अपने क्रश के लिए उसे धोखा दे दिया है। इसी बीच बी शियाओ को नमस्ते करता है और अचानक इशारा करता है कि उसका टायर पंक्चर हो गया है। जैसे ही शियाओ झुककर देखने लगती है वो अचानक अपना संतुलन खो बैठती है और गिरकर अपनी टांग में चोट लगा लेती है। बी हीरो की तरह उसे उठाता है और जोर देता है कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा। शियाओ उसकी चिंता से बहुत खुश होकर पियाओ की परेशानी के बारे में पूरी तरह से भूल जाती है। दूसरी तरफ पियाओ शियाओ के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि वो कोई और योजना बना पाती, रिपोर्टर आ गए और कॉलेज की खबरों के लिए तस्वीरें लेने लगे। तभी टैन ने पियाओ को आवाज दी और उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा, जैसे कि वो मदद करने आया हो।